अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स का इल्म शरीयत क्लास इंटरमीडिएट कराची फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 13 लेक्चर नंबर 13 करने वाले हैं। और जो हम आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वह नेहरू रिपोर्ट होगा, जो 1928 यानी कि 1928 में दी गई। और ये जो रिपोर्ट देने का मकसद था, जो इसकी वजूहात थी, इसके जो असबाब थे यानी कॉज और फैक्टर्स थे, आज हम इसको पढ़ने की और इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये उस वक्त पंडित मोतीलाल नेहरू ने ये दी थी रिपोर्ट, और उन्होंने एक कमेटी बनाई थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। और दिल्ली प्रपोज़ल के लिए अगर देखा जाए तो इसी दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो गए हुए थे दिल्ली में, ठीक है ना, जॉइंट इलेक्टोरेट के कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने के लिए गए हुए थे। लेकिन आपकी इस बुक से कोई कंसीडर नहीं है, तो हम उसी को देखने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम लोग यही देखेंगे। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो हमें पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको इल्म में आ जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट का असल मकसद क्या था, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये शेयर करेंगे कि हाँ, हमने जो लास्ट लेक्चर जो डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ था यानी कि आइनी मसला था, और उसी के बिहाफ पर ये नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको चीज़ समझ में आए तो हमारा ज़रूर शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका इंट्रोडक्शन एक तारुफ जो हमने देखा है कि नेहरू रिपोर्ट जो असल मुस्लिम का पॉइंट ऑफ व्यू था, जो साइमन कमीशन में आना था, और उसी के बिहाफ पर अगर देखा जाए तो उससे पहले दिल्ली प्रपोज़ल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो रहा था। लेकिन आपने अगर नोट करा हो कि मैंने कुछ तस्वीरों में रखा कि मिस्टर जन ऑन फेट ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि वो बिल्कुल ही आउट थे, कंडेम कर रहे थे नेहरू रिपोर्ट को। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट हो रहा था, एक आइनी मसला था जिसके हिसाब से इंडिया को हल करना था। लेकिन एक कमेटी अपॉइंट की गई मोतीलाल नेहरू की तरफ से, जो कांग्रेस हिंदू लीडर्स ने खुद उनको अपॉइंट किया एज ए चेयरमैन। और फिर ये हिंदू मुस्लिम्स क्वेश्चन को एक बना दिया, क्योंकि इसमें 9 मेंबर की कमेटी थी जिसमें 2 मुसलमान भी इन्होंने ऐड किए, जिनका नाम अली इमाम था और शुएब कुरैशी था, ठीक है। और कमेटी की जो असल मकसद था वो क्या था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने रिपोर्ट का नाम दिया, और जो आगे चल के इसको क्या बनाया गया, नेहरू रिपोर्ट। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो इनके जो नुकात हैं यानी कि नेहरू रिपोर्ट के जो मेन पॉइंट्स हैं, उसमें सबसे अहम जो नुक्ता नज़र रखा गया, उसमें ये बोला गया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध को अलहदा एक सूबों के इख्तियार दे दिए जाएंगे जिसमें मुसलमानों की मेजॉरिटी होगी। हिंदू प्रोविंसेस जितने भी हैं साउथ इंडिया की तरफ, ठीक है ना, वो सारे के सारे जो जुनूब में सबसे अहम किरदार अदा करेंगे भारत में, उनको भी रियासतों के हक़ाइक़ दे दिए जाएंगे। प्लस जो सबसे अहम बात थी, सेपरेट इलेक्ट्रेट, जो जद्दागाना इंतखाबात होंगे वो अबॉलिश कर दिया जाएगा, जो ख़त्म कर दिया जाएगा, जो मोहम्मद अली जिन्ना जिसके बिहाफ पर बात कर रहे थे कि हिंदू मुसलमान मिलकर काम करेंगे, तो वो इसी में पॉइंट रख दिया। प्लस एक और बात इन्होंने जो चौथा पॉइंट लिखा वो था कि हिंदुस्तान जो है वो यूनिटरी स्टेट कहलाएगा, यानी कि अखंड हिंदुस्तान यानी कि अखंड रियासत की कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे कोई रियासतें तकसीम नहीं होंगी। इसी बिहाफ पर जहाँ पंजाब और बंगाल को मेजॉरिटी में मुस्लिम्स को रखा जा रहा था, तो वहाँ से उनको निकाल कर यानी कि वही माइनॉरिटीज़ में रखेंगे, लेकिन रियासतें किसके अंडर में काम करेंगी, मुसलमानों के। तो फिर तो वो अक़लियत में ही रह गए, यानी कि वो अक्सरियत में तो नहीं गए, माइनॉरिटीज़ में ही रह गए, मेजॉरिटी में तो होंगे नहीं। ये बात हो गई। फिर हिंदुस्तानी जो होगी, जो हिंदी ज़बान होगी, वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी पूरे हिंदुस्तान की, पूरे इंडिया की, ठीक है। हिंदी ज़बान होगी, उर्दू नहीं। और बलूचिस्तान को फुल फ्लैश प्रोविंस उस वक्त बता दिया, यानी कि उस वक्त सूबे का इख्तियार दिया जाएगा जब वो हिंदुस्तान के साथ आगे जुड़ेगा। तो अब ये ऐसे पॉइंट्स थे कि जिस पर नेहरू रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करने का एक मकसद पैदा हो रहा था, बीइंग एज अ कांग्रेस लीडर। तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना को थोड़ा बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना था। वो ये था कि ये पॉइंट जो थे उस वक्त के मुसलमानों के लिए सबसे अहम दरकार साबित हो रहे थे, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट भी हो चुकी थी, प्लस बहुत बड़ा एक सानिया हो चुका था कि खिलाफत पूरे मुसलमानों की ख़त्म हो चुकी थी दुनिया में। बरतानिया बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था उस वक्त, और फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर जो हैं वो जेल में हैं, और हिंदू जो उस वक्त यानी कि कांग्रेस लीडर्स बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त के हिसाब से ये बात कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ेंगे। किसके साथ लड़ने का मतलब यहाँ था कि जद्दागाना इंतखाबात में देख लेंगे कि हिंदुस्तान पे किसका राज या रवाज कायम होगा। अब यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद जब रिज़ल्ट आया, नतीजा निकला, तो यहाँ मुसलमानों को, जो मुस्लिम लीग थी उनको ये लगा कि यहाँ पर ये जो कमेटी बनाई गई जो रिप्रेजेंटेशन कर रही है मुसलमानों की, ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं यूनाइट नहीं कर रही।
ये अगेंस्ट में जा रही है, इत्तेहाद में नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं मुखालिफ में जा रही है मुसलमानों के, और मुस्लिम लीग ने इसको फ़ौरन रिजेक्ट किया। अब रिजेक्ट करने के बाद मुस्लिम पार्टीज जितनी थी जो कंडेम कर रही थी, उनमें दो मेजर पॉइंट्स इन्होंने बताए। वो ये था कि पहला तो आपके सामने आ रहा है कि मुसलमान जो उस वक्त के जो सबसे अहम किरदार में अदा कर रहे थे, तो उसके हिसाब से जद्दागाना इंतखाबात होने चाहिए ताकि गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म में उनका भी एक अख्तियार हो, यानी कि उनका भी एक बोलते हैं ना, एक ड्यूटी हो, एक जिम्मेदारी हो, ताकि उनके हिसाब से कवानीन बनाए जाए। जो इंडियन एक्ट 1909 और 1919 में ये पूरा फैक्ट वाज़ेह है, ठीक है ना। एक तो ये था। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो ये था कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, आइन बना रहे हो हिंदुस्तान के हिसाब से, तो फेडरल अगर होगा, अगर वफाक के हिसाब से होगा तो वो यूनिटरी नहीं हो सकता। एक रियासत के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर रियासत के अपने कवानीन के हिसाब से ही मिलकर एक आइन बनता है, यानी कि जहाँ जहाँ मेजॉरिटी होती है और जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके हिसाब से देखकर पूरे कवानीन बनाए जाते हैं, ताकि दोनों को इक्वल राइट्स मिल सकें। इक्वल यानी कि एक तरीके से आपके जो बोलते हैं ना मुतवाज़न, जो एक बैलेंस होता है, जो बैलेंस निज़ाम चलता है, सिस्टम चलता है, उसके हिसाब से आपके कवानीन बनते हैं, ताकि ना मेजॉरिटी को कोई प्रॉब्लम हो ना माइनॉरिटी को कोई इशू हो। तो ये वही वजह होती है कि जहाँ पर ये दोनों जो मेन पॉइंट्स थे जो रखे गए किसके सामने, उन रिपोर्ट के सामने, मगर इसका कोई हल नहीं निकला। अब वो हल नहीं निकला तो उसके बिहाफ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके बरअक्स यानी कि अपोजिट अपने 14 पॉइंट्स रखे, क्योंकि उनको पता था कि ये आगे चल के 14 पॉइंट्स सबके हक में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना हिंदुओं की बात होगी, ना मुसलमानों की, ना ब्रिटेन्स की। यहाँ पे बात होगी फेडरल गवर्नमेंट की या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की। असल वफाक का बन जाएगा तो वफाक उसमें रियासतों को उतने इख्तियारात मिलने चाहिए जिस तरह के मेजॉरिटी को मिले हुए हैं इख्तियारात, वैसे ही इख्तियारात किसको मिल जाएंगे, माइनॉरिटीज़ को मिल जाएंगे, और उसी के हिसाब से क्या बन जाएगा, आइन बन जाएगा। जब आइन बन जाएगा तो किसी को इख्तलाफ नहीं होगा, कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। ये बिना सोचे समझे एक तरीके से एक समझ लें कि कंस्पेरेसी थी, चाल थी, या सोच लें कि चालबाजी नहीं तो साजिश थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा दिया जा रहा था मुसलमानों को कि अब उनको मेजॉरिटी में रखा नहीं जाएगा, लेकिन उनको इख्तियारात दे दिए जाएंगे, उनको उनके जो अथॉरिटीज़ थी वो मिल जाएंगी। जब आपका राइट नहीं है तो अथॉरिटी कहाँ की। एक कॉमन सेंस की बात है ना, लॉज बनाई जाते हैं कि आपको राइट्स मिल जाएं, आपको आपका हक मिल जाए, और अगर वही कवानीन ना बने हो तो फिर आपकी अथॉरिटी भी नहीं है एक तरीके से, ठीक है ना बेटा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और आपको कोई चीज़ का पता हो, इल्म हो, तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।